मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ऐसा ट्विस्ट जिसने राज्यसभा का समीकरण तो बदला ही, साथ ही बदल दिए नतीजे। जो नतीजे 18 तारीख को आने थे वो 11 जून को ही आ गए। तीनों उम्मीदवार ने विधानसभा से अपना सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन तीनों सर्टिफिकेट आए बीजेपी के पास। कांग्रेस अपनी एक सीट भी नहीं बचा पाई, क्योंकि कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। क्यों हुआ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द? इसमें कांग्रेस की क्या गलती है, आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे बीजेपी में जीत के बाद जश्न कैसे मना। राज्यसभा की पूरे हफ्ते की अपडेट जानने के लिए पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ भोपाल में बीजेपी का जश्न और दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। कहीं खुशी है तो कहीं गम, लेकिन वजह केवल एक है, वो है राज्यसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा। 8 तारीख तक नामांकन होना था। 7 जून को कांग्रेस ने भी मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा की थी। 8 जून को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन हुआ और 9 तारीख को नामांकन रद्द भी हो गया। दरअसल बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को शपथ पत्र में नहीं बताया। इसी पर पहले रिटर्निंग ऑफिसर, फिर चुनाव आयोग और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन सुप्रीम फैसले से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में खूब मोर्चा खोला। यह अलोकतांत्रिक व्यवस्था का किसी को तो विरोध करना पड़ेगा, कहीं से तो इसका अंत होगा। अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन कांग्रेस का ये प्रदर्शन कोई काम नहीं आया। इधर बीजेपी ने तीनों सांसदों को सर्टिफिकेट मिलने के पूरे एक दिन बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं। मुख्यमंत्री के आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। मैं क्या मालूम कि जीत मिले तो ऐसे मिले कि छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी वाल्मीकि धाम से बुलाकर के महंत को उच्च सदन में राज्यसभा का सांसद बना के पहुंचा है। देवतुल्य नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में अगर जितना अधिक से अधिक उत्कृष्ट मैं कर पाऊंगा उतना अपने आप को मैं भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझूंगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो स्वाभाविक है कि हमारा नेतृत्व हमें इस प्रकार का प्रतिसाद आशीर्वाद के रूप में देता है। राज्यसभा चुनाव की इस लड़ाई में कांग्रेस ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा जोर लगाया, लेकिन नतीजा उसके पक्ष में नहीं गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी की तीनों सीटों पर जीत तय हो गई और यही वजह है कि भोपाल में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सर, समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या कांग्रेस ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली? निश्चित रूप से अगर ये सब नहीं होता, अगर कांग्रेस की मदद नहीं होती तो इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ से ये जानकारी आई है वो तेलंगाना राज्य जहाँ पर इनकी सरकार है, एक चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा मामला था ये कांग्रेस का इंटरनल मामला था। ये कोई साधारण रूप से कोई आपराधिक मामला नहीं है या कोई दीवानी मामला नहीं है। ये पार्टी के अंदर यौन शोषण को लेकर के जो शिकायत एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस की थी, उन्हीं पार्टी के किसी पुरुष सदस्य के खिलाफ, उसके बारे में उन्होंने जो है वो आज से 2 साल पहले जो मीनाक्षी नटराजन है वो राज्य की प्रभारी थी, वो उनके की थी कि आप इस मामले में कार्रवाई कर रही है और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जो बताया जा रहा है उसके साथ मीनाक्षी नटराजन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। मामला जो है वो फिर कोर्ट में गया और निजी मामला दर्ज हुआ है एक तरह से। उसके बाद कोर्ट ने जो है वो हालांकि अभी ताज़ा खबर दी है कि उन्होंने वो खारिज कर दिया है, लेकिन ये है कि चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद वाली बात है। तो सवाल ये है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो एक नैतिक सवाल है और दूसरा सवाल व्यावहारिक है। इसका नैतिक सवाल ये है कि जिसको लेकर के आलोचना हो रही है कि साहब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और जो रिटर्निंग ऑफिसर ये सब मिले हुए हैं और बीजेपी को जिताने की पहले से तैयारी हो चुकी थी और मीनाक्षी नटराजन का जो पक्ष था वो सुना नहीं गया और उनके साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन ये तो वही नैतिक बात, तो आरोप तो लगा सकते हैं क्योंकि इससे संदेह तो पैदा होता है। लेकिन इसका दूसरा व्यावहारिक पक्ष है, मैं वही बात कहना चाहूँगा कि भाई ये जानकारी आखिर
भाजपाइयों को उपलब्ध किसने कराई? नंबर 1, क्योंकि तेलंगाना में भाजपा कोई बहुत बड़ी ताकत अभी भी नहीं है। नंबर 3 की पार्टी और मेरे ख्याल से उनका संगठन भी शायद सब इतना बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप में नहीं होगा। और दूसरी बात है, पार्टी की इंटरनल जानकारी कौन देगा? बीजेपी के अंदर क्या घट रहा है ये कांग्रेसियों को पता कौन बताएगा? जैसे हमारे अगर तुलना करें तो जाहिर है कि जानकारी वहीं से आई है। और जो खबर अभी तक आई है कि वहाँ के जब बीजेपी की वहाँ के पास तेलंगाना बीजेपी के पास खबर आई तो वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष ने हमारे यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष को खबर की। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक टीम बनाई कि भाई ये पूरा मामला जांच के देखो, इसमें कुछ दम है कि नहीं है। इसको लेकर के ये है कि उसमें कुछ मैनेजर थे, कुछ न्यायिक व्यवस्था के लोग थे, उन लोगों ने पता किया कि नहीं साहब ये जो, और एक वो जो सम्मन जारी हुआ है उसकी रसीद भी बाकायदा पहुंचा दी गई। ये मामला ऊपर तक पहुंचा, ऊपर से कहा गया कि इसमें आगे बढ़ी है। उसके पहले तो पार्टी क्रॉस वोटिंग के लिए लगी थी ना, आपको तो मालूम होगा। और बीजेपी और कांग्रेस इसीलिए डरी हुई थी कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि खेल मुद्दा कुछ और बनाया रहा, खेल दूसरा कुछ हो रहा था। तो यहाँ भी वही स्थिति है। तो ये हुआ कि जब उनको पता लगा कि उन्होंने कहा जो हमारे पास दस्तावेज पुख्ता है, और जब स्क्रूटनी हो रही थी जब फॉर्म की, तब दोनों पक्ष के लोग खड़े थे। तब वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि भाई आपके खिलाफ ये मामला दर्ज है, आपको पता था? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा फिर आपने इसमें लिखा क्यों नहीं? इसका कोई जवाब नहीं था। नहीं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी तो फिर महेश केवट ही क्यों? क्या इसके पीछे भी कुछ जोड़ तोड़ था, कुछ एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसी बात थी? नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए, इसके पीछे जो एक गणित दूसरा है वो जातिगत गणित भी है। महेश केवट ईबीसी समुदाय से आते हैं, मीनाक्षी नटराजन जो है तमिल ब्राह्मण है। तो एक ये भी उसके पीछे रहा होगा, ये मैं नहीं कहता। दूसरी बात है कि वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम ईबीसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम दलितों के या जो कमजोर वर्ग के संरक्षक हैं। आप बातें करते हो ओबीसी की और ईबीसी की और दलितों की, और टिकट देते हो फिर अगली जाति को। ये भी एक परोक्ष रूप से मैसेज बनता, लेकिन अपनी खेल ही दूसरे दिशा में चला गया ना पूरा ये। कुल मिला के कांग्रेस ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली और उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, कांग्रेस ऐसा भी तो कर सकती थी कि मीनाक्षी नटराजन के अलावा भी एक प्रत्याशी मैदान पर उतार सकती थी। देखिए, मुझे जो लगता है, हालांकि सारी कहानी धीरे धीरे सामने आएगी। 11 तारीख को फिर स्क्रूटनी के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस से राज्यसभा में जाने के इच्छुक बहुत सारे थे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाया था। तो राज्यसभा जाने के जो आकांक्षी हैं वो कई लोग थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है पार्टी के। तो हो सकता है कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित हुआ, और ये नाम जो है चूंकि वो राहुल गांधी की पसंद है, इसलिए ये हाईकमान ने कैंडिडेट अपना दिया। और राज्य के किसी, हालांकि वो मध्य प्रदेश की है, वो ये बात सही है, लेकिन अभी राजनीति केंद्र की कर रही है, वो सेंटर की कर रही है। तो यहाँ की जो स्थानीय इकाई के लोग आए, भाई हमारे साथ तो अन्याय होगा, हमारे में से किसी को टिकट नहीं मिल रहा, कोई राज्यसभा नहीं जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, हालांकि ये शंका ही है, इसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं में से किसी ने जो है ये जानकारी पहुंचाई वहां तक कि भाई तेलंगाना में पता करिए। उनको जानकारी पहले से हुई कि ऐसा कोई मामला पहले से चल रहा है। तो वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ करके उन्होंने सारे बाकायदा दस्तावेज कर बीजेपी को पहुंचाए। एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति थी, और हुआ ये कि वो अनार भी लुट गया। वरना खुद बीजेपी के अंदर तीसरा कैंडिडेट उतारने को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीरता पहले से दिख नहीं रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर ली थी ये कह करके कि आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। मुख्यमंत्री जी ने एक छोटा सा चुटकी ली थी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था, और इधर विधायक बचाते रह गए कांग्रेस, और इधर पूरी सीट ही चली गई। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। राज्यसभा चुनाव में यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी था। कांग्रेस ने कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद उसके सारे विकल्प खत्म हो गए। वहीं बीजेपी ने इसे अपनी रणनीतिक और कानूनी जीत के रूप में पेश किया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखाया कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी और कानूनी पहलू कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं।